नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम योगासन्स की बात कर रहे हैं जो इनफर्टिलिटी में काम करते हैं, लेकिन कई बार स्पेसिफिक होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी पीसीओडी की वजह से है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो आपको पीसीओडी को रिकवर करने के लिए जितना बेसिक योगासन्स हैं उसकी पूरी जानकारी जरूर मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं पीसीओडी से रिलेटेड योगासन्स। सबसे पहले वॉकिंग पीसीओडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेशेंट्स आके हमें बोलते हैं कि हम तो योगा रेगुलर बेस पे कर रहे हैं तो वॉक करने की क्या जरूरत है। जब आप वॉक करते हैं तो आपका अच्छा खासा कार्डियो होता है, आपके हार्ट मसल्स अच्छे से पंप करते हैं और बॉडी की हर एक ऑर्गन को प्रॉपर सर्कुलेशन पहुंचता है। तो वॉकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस जो पीसीओडी में हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए, अलॉन्ग विद दैट पीसीओडी की वजह से जो स्त्रोतावरोध हो रहा है उसको रिकवर करने के लिए, जो फैट एक्यूमुलेशन आपके बॉडी में जगह जगह पर अलग अलग पार्ट्स में एक्यूमुलेशन होता है उसको रिकवर करने के लिए वॉकिंग को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने लिए 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का वर्कआउट प्लान किया है फॉर पीसीओएस तो उसमें आप 30 मिनट्स की वॉक को जरूर इंक्लूड कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वॉक के बाद योगासन्स की बात करते हैं। सबसे पहले भुजंगासन जो है वो आपके यूट्राइन और आपके ओवेरियन मसल्स को स्टिमुलेट करता है और स्ट्रेंथन करता है। नॉर्मली पीसीओडी में ओवरीज बल्की दिखती हैं, तो बल्की ओवरीज को अगर आपके नॉर्मलाइज शेप में लेकर आना है तो भुजंगासन आपको बहुत मदद करेगा। भुजंगासन करने के लिए आप फर्श पर कोई कपड़ा बिछाकर पेट के बल लेट जाइए, अपने हाथों को अपने ब्रेस्ट के साइड में लेकर आइए, इक्वल लेवल पर लाइए और उसके बाद अपने ऊपरी हिस्से आगे के हिस्से को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। फिर वापस सांस को बाहर निकालते हुए उसे वापस नीचे लेकर जाइए। इस आसन को आप अपनी कोहनी को मोड़कर भी कर सकते हैं और अगर धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती है तो आप पूरे हाथों को स्ट्रेट करते हुए पूरी तरह से पीछे की तरफ भी जा सकते हैं। यह आसन की रिपीटेशन 10 से 12 बार रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। सेकंड आसन मल आसन। पीसीओडी के पेशेंट्स में बहुत बेसिकली देखा जाता है कि डाइजेशन अच्छा नहीं होता। हर डॉक्टर आपको बोलता है ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। अब तो इसको WHO ने भी एक नया नाम दे दिया है कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में काउंट होता है। तो पीसीओडी में मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए जरूरी है कि आपकी अग्नि जो है वो बैलेंस रहे। अग्नि को बैलेंस करने के लिए मल आसन बेहतरीन आसन है। मल आसन बहुत ही सिंपल आसन है जो प्राचीन समय में हम मोशन पास करने के लिए जो इंडियन टॉयलेट से इस्तेमाल करते थे उसी पोजीशन में इस आसन में बैठना होता है। अपने पैरों को अपने कंधे के बराबर पोजीशन में खोल लीजिए, हाथों को अपने घुटनों पर रखिए और उस आसन में कम से कम 3 से 5 मिनट तक बैठिए। अगर एक बार में आप 5 मिनट तक नहीं बैठ सकते हैं तो आप 1 मिनट का टारगेट रखिए, थोड़ी देर नॉर्मल बैठ जाइए, फिर अगेन 1 मिनट कीजिए, बट कोशिश कीजिए कि दिन में 5 मिनट आप इस आसन में जरूर बैठें। इससे आपका पूरा इंटेस्टाइन और आपका स्पाइन बिल्कुल एक पोजीशन में आएगा। जो भी वात दोषा का अनुलोमन नहीं होता है वो हो जाएगा, आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगा, आपके बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी रिकवर हो जाएगी। तो ये आसन पीसीओडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। थर्ड है सूर्य नमस्कार। हर पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप कम से कम 12 से 15 राउंड सूर्य नमस्कार करें, लेकिन सूर्य नमस्कार अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? सूर्य नमस्कार के 12 राउंड क्यों करने चाहिए? ये इकलौता ऐसा आसन है जिसके अंदर आपके शरीर के हर ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, आपकी बॉडी के हर एक पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सूर्य नमस्कार से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। सिर्फ हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं करना है, इसके अंदर 12 पोजेज हैं। वो पोजेज आपको जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है उसके आधार पर आपको लगाने चाहिए। कोई भी योगासन जो है वो आपको एफर्ट करके नहीं करना होता है, एफर्टलेसली करना होता है। हर पोस्चर में कुछ सेकंड्स रुकने का प्रयास करें। अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने ज़्यादातर ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर पाते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को रिवाइव कर पाते हैं। ये ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस को बेहतर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन है। बट सभी 12 योगा के पोजेस इसमें जो बताए गए हैं वो आपको करने चाहिए। सूर्य नमस्कार को इग्नोर ना करें, इसको जरूर अपनाएं। नेक्स्ट है नाड़ी शोधन प्राणायाम।
पीसीओडी और स्ट्रेस हमेशा एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट पीसीओडी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी हमेशा जुड़ा रहता है। पीसीओडी आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से भी रिलेटेड होता है, ना केवल सिर्फ यूट्रस और ओवरी से। और हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में है। तो इन ग्लैंड्स को अगर आपको स्टिमुलेट करना है तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करके आप इडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। कई बार हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अच्छा आपको लेफ्ट ओवरी में फॉलिकल बनना चाहिए, लेकिन आप क्योंकि आपकी राइट ट्यूब नहीं है तो आप लेफ्ट नोज में ऑयल डालिए, आप लेफ्ट नोज से अनुलोम विलोम कीजिए, आप लेफ्ट नोज से इनहेल कीजिए। ये इसीलिए क्योंकि उससे इधर की नाड़ियां स्टिमुलेट होती हैं, और जब वो नाड़ी स्टिमुलेट होगी तो उस साइड की ओवरी का फंक्शनैलिटी भी इंप्रूव होगा। तो इसलिए ये इग्नोर नहीं करना है कि बस बैठ के सिर्फ सांस ही तो लेना। इससे क्या होगा, इससे स्ट्रेस रिलीज होगा, इससे बॉडी माइंड और ब्रेन का कंसंट्रेशन बनेगा, और इससे आपका हार्मोनल बैलेंस भी होगा। डू नाड़ी शोधन प्राणायाम रेगुलरली, कम से कम 12 बार प्राणायाम जरूर करें। नेक्स्ट, चक्की चालन आसन। पीसीओडी के पेशेंट्स में जो बेसिक कॉमन कंप्लेंट देखी जाती है वो ये कि उनका जो लोअर बेली फैट है वो बहुत बढ़ जाता है। लोअर बेली फैट को अगर आपको टारगेट करना है तो आपको चक्की चालन आसन बहुत मदद करता है, क्योंकि ये इंस्टेंट उस एरिया के फैट लॉस में मदद करता है। आप सोचिए, जहाँ फैट डिपॉजिट ज़्यादा होगा वहाँ पर उसके आसपास के ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो भी अच्छा नहीं जाएगा। आयुर्वेद की भाषा में बात करूँ तो स्त्रोतावरोध ज़्यादा होगा। स्त्रोतस को अगर आप रिलीज कर लोगे, उसके अंदर के जमे हुए आमादोषा को अगर आप रिलीज कर लेते हो तो उस ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाएगा। अलॉन्ग विद दैट जब आप चक्की चालन कर रहे हो तो आपके एब्डोमेन की मसल्स जो हैं वो टोन अप होंगी। एब्डोमेन मसल्स टोन अप होंगी। जो पीसीओडी में ओवरीज बल्की रहती हैं, यूट्रस कभी कभी बल्की हो जाता है, तो ये ओवरीज की बल्कीनेस भी जाएगी क्योंकि ओवेरियन मसल्स भी टोन अप होंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये आसन रेगुलरली करें। ये आसन करना बहुत आसान है। आप इसमें अपने पैरों को पूरी तरह से खोल लीजिए, वी की आकार में बैठ जाइए, पैर खोल के अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखिए, और उसके बाद अपने हाथों को ऐसे पैर के जो आपका टो है वहां तक ऐसे घुमा के लेके जाइए। जैसे हम चक्की चलाते थे पहले जमाने में, उसी तरीके से। अब हमारे पास घर में चक्की तो है नहीं, तो आप ये आसन रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा अगर हमने चक्की चालन आसन ओव्यूलेशन के बाद किया तो हमें दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये इंटरनली आपके ऑर्गन को कोई ऐसा जोर नहीं डाल रहा है कि आपको वहां से अगर कंसीव कर लिया है या एक फर्टिलाइज हो गया है तो आपको प्रॉब्लम करे। चक्की चालन आसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि आपका पीसीओडी कंट्रोल होगा तभी तो आप कंसीव करेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप महीने के 15 दिन 30 दिन में से साइकिल के 5 दिन पीरियड्स में वर्कआउट नहीं कर रहे, 15 दिन आप पोस्ट ओव्यूलेटरी वर्कआउट नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ 10 दिन में ये सोचें कि आपका पीसीओडी चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो मेहनत आपको पूरे महीने ही करनी पड़ेगी। और ये जितने आसन मैंने आपको बोले हैं इनमें से सूर्य नमस्कार को छोड़ के बाकी सभी आसन आप पोस्ट ओव्यूलेटरी टाइम पे भी कर सकते हैं। ये सब आपको बहुत बहुत मदद करने वाले हैं। सो लास्ट इज कपालभाति। कपालभाति सेम एब्डोमिनल मसल्स को टोन अप करता है, वहाँ के फैट को बर्न करता है। अलॉन्ग विद डैट कपालभाति आपके अग्नि जठराग्नि पे बहुत अच्छा काम करता है। आपका लीवर जो फैटी हो जाता है उसको भी रिकवर करता है, और आपकी जठराग्नि अगर अच्छी होगी तो मेटाबॉलिज्म अपने आप अच्छा हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आप पीसीओडी से रिकवर कर पाएंगे। तो कपालभाति को बिल्कुल इग्नोर ना करें, और कपालभाति भी आप ओव्यूलेशन के बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको टारगेट करना है अपने लोअर बॉडी को, जो आपके एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग रहे, लोअर फैट डिपोजिशन है वो क्लियर हो जाए, आपकी अग्नि अच्छी रहे, आपका स्ट्रेस फैक्टर ना हो, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा हो। आप यकीन मानिए अगर आप ये योगासन प्लस 30 मिनट्स की वॉक अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको पीसीओडी से निजात पाने में बहुत मदद मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस वीडियो के एंड में जरूर बोलना चाहूंगी वो ये कि अभी कुछ समय पहले एक पेशेंट को हमने बोला, हमने क्या ऑलमोस्ट हर डॉक्टर बोलता है पीसीओडी पेशेंट को कि वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्कआउट कब करना है ये भी उतना ही मैटर करता है। अगर आप व्यायाम शाम को कर रहे हैं तो वो आपके आयु को हानि ही देगा। अगर आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स पे बात करूँ तो जो इवनिंग का समय है वो वात का काल है। वात के समय में अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वो आपके पीसीओडी को बढ़ाने वाला है, वो आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं देने वाला है। तो वर्कआउट आपको मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में नहीं करना है। चाहे आप 7 बजे उठ के जाने वाले स्कूल के टीचर हैं, चाहे आपको 9 बजे ऑफिस जाना है, या आपके कोई भी इश्यूज हैं, अगर आपको पीसीओडी से निजात चाहिए तो आपका वर्कआउट मॉर्निंग में ही होना चाहिए।
तो मॉर्निंग में वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे, हाँ, जो मैं आपको उस पेशेंट का एग्जाम्पल बताती, शी सेड मैं 3 घंटे वर्कआउट करती हूँ। 3 घंटे वर्कआउट करेंगे तो जो अति व्यायाम के कारण नुकसान आयुर्वेद में बताए गए हैं वो सब आपको झेलने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला कि आप 30 मिनट्स वॉक कीजिए और ये सारे योगासन कम से कम जितना रिपीटिशंस मैंने आपको बताए हैं उतनी देर कीजिए। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, बाकी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें काम हो जाता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर कोई गलती करता है, मैडम हमारे दिन भर में इतना काम हो ही जाता है कि हमें अलग से योगा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है। कई बार हस्बैंड्स हमें आके बोल रहे होते हैं, अरे मैडम आपको पता है मेरी वाइफ सुबह से रात तक कितना काम करती है, उसके बाद आप कह रहे हो अलग से वर्कआउट करना है, ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा शांत दिमाग से सोच कर देखिए, जिस समय पे आप वर्कआउट कर रहे हैं उस समय पे आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके शरीर पर है, आपके शरीर के हर एक उस अंग पर है जिसको आप बेनिफिट देना चाहते हैं। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, दिन भर में काम कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो उस काम में लगा हुआ है, वो आपके शरीर को थकाएगा ना कि उसको एनर्जाइज करेगा। तो अगर आपको बीमारी से लड़ना है तो अपनी इस मानसिक सोच को साइड में रख के रेगुलर वर्कआउट और योगा पे जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो मुझे पेशेंट ने एक बार बोला था, मैंने बोला पीसीओडी है, मेरे पास आने से पहले हर पेशेंट ने, डॉक्टर ने आपको बोला होगा वर्कआउट करना है, आप क्यों नहीं करते? शी वाज लाइक, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ। तो पीसीओडी पेशेंट को वर्कआउट इसलिए करना होता है क्योंकि वो पतला है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अभी मैंने आपको हर योगा के इम्पोर्टेंस बताई है क्यों करनी है। तो पतले होने के लिए योगा करना है या आप रेगुलर योगा करोगे तो आप पतले हो जाओगे, ये बिल्कुल ही गलत सोच है। वो ऐसा कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। आप अपने वर्कआउट्स को, अपनी बॉडी को मेटाबॉलिज्म बैलेंस करने के लिए करते हो, सभी ऑर्गन्स को उनके हिस्से का जो नरिशमेंट है वो पहुंचे उसके लिए करते हो। तो अगर आप पतले पेशेंट हो तो भी आपको पीसीओडी हो सकता है और तब भी आपको वर्कआउट करना चाहिए था। तो ये थे योगासन्स जो पीसीओडी में इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद कुछ क्वेरीज जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। अगर आपकी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगी उसको रिजॉल्व करने के लिए। हैव अ गुड डे।